टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो क्या होता है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था फॉरफीचर। फॉरफीचर में क्या करते थे कि हम लोग शेयर्स को कैंसिल कर दे रहे हैं। अब इन्हीं शेयर्स को हम लोगों ने क्या करना है, आगे किसी और को सेल कर देना है। तो अब हम री इश्यू की एंट्रीज को समझेंगे। री मतलब होता है दोबारा, इश्यू मतलब जारी करना। तो इन्हीं शेयर्स को दोबारा जब हम जारी करेंगे, दोबारा हम बेचेंगे, तो बेचते समय जो जर्नल एंट्री पास करनी है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। अब देखिए, फॉरफीचर और रीइश्यू, इनके क्वेश्चंस कभी कभी अलग से भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सेट में आए। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्रीज आपसे सेपरेट अलग से पूछ ली। तो इसलिए आज के जो क्लास रहेगी वो पूरी जो है आज के आपके सेपरेट फॉरफीचर और इश्यू से रिलेटेड रहेगी। और अगले क्लास में हम लोग फिर इसको मर्ज करके करेंगे बड़े क्वेश्चंस के साथ में। तो कुल मिला के मतलब क्या समझ में आपको आई गया होगा। बड़ा छोटी सी चीज है कि हम जिन शेयर्स को कैंसिल करते हैं उन शेयर्स को अब हम दोबारा किसी और व्यक्ति को सेल कर देंगे। तो सेल करते समय कैसे एंट्रीज पास करनी है ये सीखने जा रहे हैं हम लोग। और आते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। री इश्यू हो चाहे इश्यू हो, एंट्री वही रहती है, बस एक छोटा सा चेंज हो जाता है। जब हम शेयर्स पहले इश्यू कर रहे थे तब हमारी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी बेस एंट्री है। आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि आप अगर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितनी भी एंट्रीज है उन सबकी अगर हम बात करें तो उन सब में से एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट कॉल कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगी एंट्री वो मैंने एक दिन आपको प्रूव भी करके बताया, तो वो बचती है सिर्फ बैंक टू शेयर कैपिटल। देखिए होता क्या है कि अक्सर ये शेयर्स जो हैं अब अलग से थोड़े से बचे होते हैं कुछ लोगों के। तो इन शेयर्स को जब हम बेचते हैं तो बेचते समय, री इश्यू करते समय अक्सर ये कम प्राइस पे बिकते हैं, कम प्राइस पे बेचे जाते हैं। जैसे 100 रुपए का शेयर है तो 90 में बेच दिया, 80 पे बेच दिया। तो ये क्या होते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे इश्यू होते हैं ये शेयर्स। और मुझे याद है कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो अमित जी का एक क्वेश्चन भी था। उनका क्वेश्चन ये था और कि हम लोग तो डिस्काउंट पे शेयर्स को बेच नहीं सकते, जो कि हमारे कंपनी एक्ट में मना है। हम शेयर फिर इस समय कैसे डिस्काउंट पे बेच रहे हैं? तो उसके पीछे अभी लॉजिकली आपको बात समझाता हूं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। जो आपको डाउट है वो पहले क्लियर करूं मैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक शेयर पेबल था 2, 1, 4, 3 या 10 रुपीज का शेयर पेबल। तो कोई भाई साहब थे जिनके पास शेयर थे, उन्होंने क्या किया, ये पे कर दिया, ये पे कर दिया, और इन्होंने यहां पर ये नहीं पे किया। तो इन्होंने क्या किया, 2 रुपए दे दिए, 1 रुपये दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो अब अल्टीमेटली कंपनी ने क्या किया, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो मैं आपको फॉरफीचर की एंट्री भी याद करा दूं, रिकॉल करवा दूं, मतलब कि एंट्री को कंसीडर करते हुए चलेंगे हम पिछली एंट्री को। तो हमने जब फॉरफिट किया होगा तब हमने एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और टू कॉल्स इन एरियर्स। तो फॉरफीचर की अगर एंट्री हम पास करेंगे, शेयर देख रहे हैं फुल्ली कॉल्ड अप है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। जितना अमाउंट पे किया उसने 3 पे किया वो यहाँ आ जाएगा, और जो अनपेड अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगा। ये फॉरफीचर की आपकी एंट्री है। अब देखिए होता क्या है कि जो कंपनी एक्ट में हमें प्रावधान मिला हुआ है वो ये है कि अगर आपने किन्हीं शेयर्स को फॉरफिट किया, जैसे कि यहीं पे हमने शेयर को फॉरफिट किया है,
तो इनके जितने फॉरफीचर में पैसे हैं, फॉरफीचर में देखिए आपको 3 रुपीज नजर आ रहे हैं, तो ये जो 3 रुपीज का अमाउंट है ये यूज कर सकते हैं हम जब री इश्यू कर रहे हैं, इसी से ही पैसा यूज करेंगे हम री इश्यू करते समय अगर कोई घाटा होता है तो। वहां पर क्योंकि छोटा सा लॉट होता है, कुछ एक गिने चुने शेयर होते हैं, तो अक्सर वो कम या रिड्यूस प्राइस पे सेल होते हैं शेयर्स। तो जब उसको रिड्यूस प्राइस पे सेल किया जाता है तो उसमें घाटा होता है। ये जो घाटा है, ये घाटा पूरा करने के लिए क्या करते हैं हम, एक ही जगह है और कहीं से हम इसको घाटे को कवर नहीं कर सकते। ये जो पिछला जो फॉरफीचर अकाउंट में जो जब्त किया हुआ पैसा है, फॉरफिट का मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना, इस अकाउंट से पैसा निकाल के हम यहाँ पर लॉस कवर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपकी एंट्री जो रीइश्यू की थी वो बैंक टू शेयर कैपिटल तो थी, पर इसमें क्या हो जाएगा, फिर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट होगा। कब फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा, अगर घाटे पे है। अब मैं आपको एग्जांपल देके और आगे क्लियर करता हूँ कि यही जो 10 रुपए का शेयर है, ये हमने इसको आगे 8 रुपए में बेच दिया, तो यहाँ पर हमने 2 रुपए का घाटा हुआ है। अब अमित जी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया, डिस्काउंट पे दिया। असल में इसमें डिस्काउंट पे बेचा नहीं जा रहा, हमें यहाँ पर ये प्रावधान है हमारे पास कि जो ऊपर पैसे पड़े हुए उन पैसों को यूज कर सकते हैं। तो जब हम कम प्राइस पे बेचेंगे तो वो तो डिस्काउंटेड प्राइस ही होगी, वो तो डिस्काउंटेड वर्ड ही यूज करना पड़ेगा, वो एक भाषा की बात है डिस्काउंटेड। हम ऐसा नहीं कि इशू शेयर पे कर रहे हैं और डिस्काउंट पे कर रहे हैं। केवल ये हुआ कि जब रिड्यूस प्राइस पे बेच रहे हैं और तो जो घाटा है वो घाटा कवर करने की केवल जो जगह ऊपर मौजूद है, जो ऊपर आपने जब्त किए हुए पैसे वहीं से ले सकते हैं और कहीं से नहीं पैसे रखते, वो वहां से ट्रांसफर। तो अब जैसे 10 रुपए का शेयर था, हमने 10 रुपए के शेयर को 8 रुपए में बेच दिया, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया जी, 2 रुपए का लॉस हो गया। ये जो लॉस हुआ, जिसको अमित जी कह रहे थे कि डिस्काउंट दिया, ये बेसिकली लॉस है और कैपिटल नेचर का लॉस है। और इस लॉस को हम क्या करते हैं, जो हमने पहले उसके जब्त किए हुए पैसे हैं वहां से इस लॉस को कवर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लॉस को कवर करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से रीइश्यू की एंट्री में चेंज आ जाएगा। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि फॉरफीचर में जो पैसा रखा हुआ है वो क्रेडिट करके रखा हुआ है। हमने आज क्या करना है कि वहां से पैसा निकालना है, वहां से निकालना है, ट्रांसफर करना है, तो हमें इसलिए डेबिट करना पड़ रहा है इसको। अब एक थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आने के चांसेस हैं इसके। वो ये पूछते हैं कि भाई ये वाला जो शेयर है ये कितने घाटे में रीइश्यू कर सकते हो अगर करोगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम रीइश्यू करते समय उतना घाटा बर्दाश्त कर सकते हैं जितना पैसा ऊपर फॉरफीचर में है। हम इससे ज्यादा घाटे पे नहीं बेच सकते। अगर वहां पे पैसे घाटे के कवर करने के लिए नहीं है तो फिर हम लॉस पे उस शेयर को नहीं बेच सकते। अब जैसे मैं इसी शेयर को मान लेते हैं कि 8 की जगह पर 7 में बेचता, तो अगर 7 में बेचता तो यहाँ पर क्या हो जाता, आपका चेंज होके क्या वैल्यू होती है, इस जगह पे आपकी वैल्यू होती है 7 और लॉस कितना होता 3, तो ऊपर कितने रुपए पड़े, 3 रुपए का लॉस कवर हो जाएगा। पर मान लीजिए इसी 10 रुपए के शेयर को मैं 6 रुपए में बेचूं तो 4 रुपए घाटा होगा, ऊपर 4 रुपए तो है ही नहीं, तो यानी कि ये 6 रुपए में शेयर बेचा नहीं जा सकता, 6 रुपए में इश्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि लॉस कवर करने की केवल एक ही जगह है, ऊपर से ही पैसे ट्रांसफर होके वो जो फॉरफीचर में जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसी अकाउंट से पैसे निकाल के लॉस कवर किया जा सकता है। तो अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसमें काफी सारी चीजें, छोटी छोटी और बातों को समझना है। हम प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछें प्लीज। पहले एक सिंपल क्वेश्चन को हम फॉरफीचर और रीइश्यू करेंगे और इसके बाद इसमें फिर नेक्स्ट और जो मुझे चीजें समझानी है उसमें ऐड ऑन करता हूं। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सुमित लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 100 ईच ड्यू टू डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹20 एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹45। These shares were reissued at the rate of 90 per share। तो देखिए पहले तो हमें फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है। 200 शेयर फॉरफिट कर रही है सुमित लिमिटेड। कोई आदमी है जिसके पास 200 शेयर है, वो पैसे नहीं दे रहा है। कहाँ के पैसे नहीं दे रहा है, फाइनल कॉल के नहीं दे रहा है और अलॉटमेंट के नहीं दे रहा है। तो एंट्री हम लिखते हैं
पहले फॉरफीचर की एंट्री होगी, देन उसके बाद उनको शेयर्स को रीइश्यू करना है। फॉरफीचर की एंट्री है हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। चाहे तो हम कॉल से इन एरियर वर्ड लिख लें और चाहे तो हम नाम लिख दें जो जो जगह का पैसा नहीं दिया हुआ है। टू शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट लिख लें। और उसने क्या नहीं दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख लें। और इन दोनों की जगह पर हम कॉल्स इन एरियर्स भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको कैसे करना है क्वेश्चन, यानी कि डिपेंड करता है कैसे करने का मतलब है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। यहाँ पर बिना ओपन किए हुए कर रहे हैं। अगर ओपन करना होता तो शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जगह पर के स्थान पर हम कॉल्स इन एरियर्स लिखते। क्वेश्चन में देखिए 100 रुपीज का शेयर है, 20 की जो है उन्होंने फाइनल कॉल और 45 का अलॉटमेंट नहीं दिया। तो 45 अलॉटमेंट का नहीं दिया है, 20 रुपीज उन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नहीं दिए। शेयर की फाइनल कॉल हो चुकी है, इसका मतलब पूरा पैसा कॉल किया जा चुका है। अगर पूरा पैसा कॉल किया जा चुका है तो यानी कि 100 रुपीज कॉल है। 100 रुपीज में से 45 और 25 65 रुपीज उसने नहीं दिए, यानी कि 35 रुपीज वो दे चुका है। तो जो भी पैसा वो दे चुका होगा उस पैसे को हम जब्त कर लेंगे और उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक शेयर का पैसा मैंने लिखा है कि एक शेयर की बात होती तो ऐसा होता है। यहां पर उसके पास 200 शेयर्स हैं जो कैंसिल करने हैं, तो इसलिए मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 200 शेयर्स हमें कैंसिल करने हैं। तो हमारी जो फॉरफीचर की एंट्री है वो यहां पर हो जाएगी 200 इंटू 10 20,000, 200 इंटू 35 7,000 और 200 इंटू 45 9,000 और 200 इंटू 20 4,000। ये हमारी एंट्री है फॉरफीचर की। ये फॉरफिट जब हम शेयर्स कर रहे हैं उसके लिए एंट्री है। अब हम आज का टॉपिक पे आते हैं। आज के टॉपिक में हमने इन शेयर्स को बेचना है, रीइश्यू करना है। देखिए रीइश्यू करने की एंट्री ये डे 1 में भी पढ़ाई गई थी, चाहे इश्यू हो चाहे रीइश्यू हो, एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने, क्वेश्चन देखिए अभी आप, हमने 90 रुपीस के रेट से इन शेयर्स को बेच दिया है, 90 के रेट से। तो अगर 90 के रेट से बेच दिया है और शेयर है कितने का, 100 का, तो 100 रुपीस का जो शेयर है वो हमने 90 में बेचा, तो बैंक में कितने रुपए आएंगे, 90। अब आप अगर 100 के शेयर को 90 में बेच रहे हैं तो 10 रुपीस का आपका लॉस है। यहां पर ये लॉस कवर करने की केवल और केवल एक जगह है, और वो है ये जो फॉरफीचर अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, यहीं से पैसा आएगा और कहीं से नहीं मिल सकता। इस फॉरफीचर अकाउंट से ट्रांसफर होगा और किसी स्थान से नहीं ले सकते। मैं बहुत बार ये बात रिपीट आपको कर चुका हूं। तो हमने क्या करना है, इससे पैसे निकालने हैं लॉस कवर करने के लिए। तो लॉस कवर करने के लिए जब हमने पैसे निकालने हैं तो शेयर फॉरफीचर में प्रॉफिट रखा हुआ है, उस प्रॉफिट में से जब निकालने हैं तो वो पैसे निकालते समय क्या करना है, पहले क्रेडिट था अब डेबिट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने शेयर्स बेच रहे हो आप इस समय, आप बेच रहे हो 200 शेयर्स, तो इनटू 200 करेंगे। कुल मिला के अगर हम बात करें तो जितना लॉस है वो किस अकाउंट में लिखना है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। लॉस वो लॉस क्या हो रहा है, इनफैक्ट में जो प्रॉफिट रखा हुआ था वहां से कवर किया जा रहा है। तो 200 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 2,000 रुपीज, 200 इंटू 90 ये हो जाएगा आपका 18,000 रुपीज, और 200 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज। अब देखिए एक छोटे सा पार्ट थ्योरी का हमें समझना है, वो ये है कि प्रॉफिट हमारे दो प्रकार के होते हैं।
एक हमारे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होते हैं और एक हमारे रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं। आज हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे थ्योरी को, थ्योरी का पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज बहुत थोड़ा सा आपको मैं जितना जरूरी पार्ट है केवल वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि जो आपके रिवेन्यू नेचर के प्रॉफिट हैं वो रोजमर्रा के प्रॉफिट हैं और उनको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं। पर जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल नेचर के आइटम्स से हमें प्रॉफिट्स मिलते हैं और ये रूटीन के प्रॉफिट नहीं होते। इन प्रॉफिट्स को हम पीएल में नहीं रखते। ऐसे प्रॉफिट्स को रखने की एक अलग जगह है और उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। मैं फिर से आपको बता दूं, बहुत थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहा हूं भी बाद में, क्योंकि अब इसी पे लग जाएंगे हम तो फिर ये टॉपिक आज वाला कवर नहीं हो पाएगा। तो थ्योरी हम इसकी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी सी बात समझनी है कि दो प्रकार के प्रॉफिट होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट और एक कैपिटल नेचर के प्रॉफिट। जो भी रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, रोजमर्रा के बिजनेस के रूटीन के जो प्रॉफिट्स होते हैं, उनको रखने की जगह होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में उन प्रॉफिट्स को रखा जाता है। और जो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स होते हैं, जो नॉर्मली बिजनेस के रूटीन से रिलेटेड नहीं होते, बिजनेस के कैपिटल एसेट से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के कैपिटलाइजेशन के पार्ट से रिलेटेड होते हैं, इन प्रॉफिट को हम लोग एक अलग जगह पे रखते हैं और इन प्रॉफिट्स को रखने की जगह होती है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में इन पैसों को रखते हैं। देखिए ये जो शेयर फॉरफिट करना, ये हमारे नॉर्मल रूटीन की बात नहीं है, ये हमारे नॉर्मल बिजनेस के जो रोजमर्रा के काम नहीं है। कभी कभार जो है शेयर इशू होते हैं कंपनी के लाइफ में, 2-4 बार 6 बार शेयर इशू करती है कंपनी, और उसमें जो कैपिटल अभी आप कलेक्ट कर रहे हैं और इसमें जो आपने पैसे जब्त कर लिए, जो आपने उस शेयर होल्डर्स के डिफॉल्ट की वजह से उससे जो पैसे आपने उसके जब्त किए हैं, जो फॉरफिट किए हैं, उन पैसों को हमें अगर रखना है, उनको पैसे को सही जगह रखना है तो पीएल नहीं है, पीएल में नहीं रख सकते हम उनको, क्योंकि ये कैपिटल नेचर के हैं, इसलिए इनको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कुल मिला के 100 बात की एक बात इतनी सी है कि अगर कैपिटल नेचर के आइटम से कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। ये जो शेयर फॉरफीचर में हमें प्रॉफिट हुआ था, देखिए प्रॉफिट हुआ है हमारा, अगर आप नोटिस करें पहली वाली एंट्री में आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 7,000 रुपए लिखे हैं। उस आदमी ने 35 रुपीज के रेट से 200 शेयर्स का पेमेंट किया हुआ है और सारा पैसा कंपनी ने जब्त कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है और 7,000 रुपए कंपनी को मिल गए। कंपनी के पास ये 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये जो 7,000 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हमने रखना होता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो हमें जब री इशू करना है तो री इशू करते समय क्या होता है कि लॉस होता है अक्सर। तो अगर कोई लॉस हो रहा है तो लॉस कवर करना है पहले, और लॉस कवर करने के बाद फिर भी अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उसको हमें साथ के साथ री इशू के तुरंत बाद, ये बिना कहे हुए हमें हर बार जब भी री इशू करना है उसके तुरंत बाद जितना भी प्रॉफिट बच रहा है आपको, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो अभी देखिए आप 7,000 रुपए, 7,000 रुपीज पहली एंट्री में है, दूसरी एंट्री में आपने 2,000 रुपए का घाटा खा लिया, 2,000 रुपए आपने लॉस कवर करने के लिए दे दिया, 5,000 रुपए के प्रॉफिट अभी आपके पास बच रहे हैं। तो जितना भी प्रॉफिट आपको बचेगा वो आपने क्लोज करते समय, शेयर इश्यू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इसके बाद अगली एंट्री हमारी ये होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और अमाउंट होगा इसमें 5,000 रुपीज। यानी कि अगर हम बात दूसरे तरीके से समझें तो री इश्यू करते समय हमें एक तो शेयर बेचने की एंट्री पास करनी होती है और साथ के साथ लगे हाथ हमें कैपिटल रिजर्व में भी अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करने की भी एंट्री पास करनी होगी। तो अब आप पहले सोचिए इसमें कि कौन सी ऐसी बात है जो मैं आपको फिर से बताऊं। तो देखिए एक बार आप सब लोग एक बार इसमें वैसे सोचें और क्या मुझे दोबारा बताना है ये बताएं। मनकरण, क्लियर हुई बात? इशिका, सब क्लियर है।
स्वाति सिंह? यस सर, क्लियर है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं इसमें क्या चेंज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले मुझे एक बात और समझानी है। अब अगला पार्ट इसका एक्सप्लेन करूं पहले मैं। देखिए एक शेयर का एग्जांपल और ले रहे हैं हम। जैसे पेबल है जी, वो 1 2 3 4, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, इसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। अब एक आदमी था, उसने ये पैसा दे दिया। इसके बाद अलॉटमेंट मांगा, उसने नहीं दिया। तो आप उसके शेयर्स को यहां पे फॉरफिट कर सकते हो। आप अगर चाहें तो थोड़ा और वेट कर लें, फिर देखें ये नहीं दे रहा तो फॉरफिट कर दें आप, ठीक है। या पूरा इंतजार करके देखें, अगर नहीं दे रहा उसके बाद फॉरफिट कर दें। तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी देखती है कि पहली बार में ही पैसा नहीं दिया तभी भगा दिया, या और दूसरे फर्स्ट कॉल तक इंतजार किया फिर भगाया, या पूरा पैसा मंगा के फिर भगाया। तो किस स्टेज पे आप उसको फॉरफिट करते हो वो हम लोग फॉरफिचर की एंट्री में लिख देते हैं। तो इसी के लिए अगर मैंने बताया भी था आपको कि अगर इस स्टेज पे अगर आप कैंसिल करते हो तो फॉरफिचर में जो कॉल्ड अप अमाउंट है वो 3 रुपीज है। तो फॉरफिच जो आपकी एंट्री होगी, जो शेयर कैपिटल कैंसिल करना है वो 3 रुपीज कैंसिल करना है। और अगर आपने इस स्टेज पे भगाया तो आप 6 रुपीज कॉल्ड अप में लिखोगे, और अगर पूरा कॉल करके मंगाया तो 10 आएगा। यानी कि जो शेयर कैपिटल की एंट्री जब आप लिख रहे होते हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कैंसिल कर रहे हो आप शेयर, तो यहाँ पे 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा पूरी की तरह पूरी से कि वो कंपनी ने उसको किस स्टेज पे उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। अगर अलॉटमेंट के बाद इमीडिएटली फॉरफिट कर दिया तो 1 और 2 केवल 3 रुपीज कॉल किए होंगे, तो यहाँ पर कंपनी जो है क्या करेगी, 3 रुपीज लिखेगी। और अगर उसने और इंतजार किया, फर्स्ट कॉल के बाद देखा कि नहीं दे रहा तो फॉरफिट किए, तो फिर कंपनी ने 6 रुपीज कॉल किए। और अगर सारा पैसा कॉल करने के बाद लास्ट में किया तो फुल्ली कॉल्ड अप हो गया, तब 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो शेयर कैपिटल के अंदर जो आपको बात याद रखने की बात बताई गई थी वो ये बात बताई गई थी कि इस जगह पे भाई आपको जो अमाउंट लिखना होता है वो हमेशा फुल वैल्यू नहीं लिखनी होती, आपको क्या लिखना होता है, कॉल्ड अप वैल्यू लिखनी होती है इस जगह पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी चीज क्या है कि जब आप शेयर फॉरफिट कर रहे होते हो तो फॉरफिचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, इस समय आप लिखते हो कितना पेड है और नीचे आप सारा लिखते हो जी यहाँ पर कितना अनपेड है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पे कॉल्ड अप के लिए बात ध्यान देनी होती है, वैसे ही री इश्यू करते समय भी स्टेजेस हो सकती हैं। हम री इश्यू जब करते हैं तो हम री इश्यू करते समय यहाँ पर जब एंट्री पास कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने लिखा था बैंक टू शेयर कैपिटल, ये हमारी री इश्यू की एंट्री है, बैंक टू शेयर कैपिटल। तो इस जगह पर जो अमाउंट लिखना है, जैसे फॉरफिचर के समय कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर 3 हो सकता था, 6 हो सकता था, 10 हो सकता था, वैसे ही भाई यहाँ पे भी 3, 6, 10 हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में एक्सप्रेस करेंगे आपको कि किस स्टेज पे रीइश्यू किया है। ऐसा भी हो सकता था इस जगह पे हमने फॉरफिट कर दिया और यहीं पे फॉरफिट करने के बाद तुरंत यहाँ रीइश्यू कर दिया, तो इस समय तक रीइश्यू कितने अमाउंट कितने कैपिटल का आएगा, 3 रुपीज, इस समय तक कितना आएगा, 6 रुपीज, इस समय तक कितना आएगा, 10 रुपीज। तो रीइश्यू की स्टेजेस कौन सी है वो देखनी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी भाषा में तब्दीली होती है, वो ऐसे बोलते हैं जी रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर या रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 7 पर शेयर। जो भाषा होती है वहां पे वो वर्ड यूज करते हैं 8 पेड अप, 8 कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, ऐसे वर्ड यूज करेंगे आपके साथ। तो अभी इसका इन्वॉल्वमेंट अगले वाले क्वेश्चन में है और उसको हम लोग समझते हैं। Sakshi Limited forfeited 400 shares of 100 each
ड्यू टू डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 25 एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 45, शेयर्स आर 90 कॉल्ड अप। सबसे पहली बात क्या है कि शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, तो पहले तो हम फॉरफीचर की एंट्री पास करें। इसके फॉरफीचर की एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, क्या क्या नहीं दिया उसने, नाम लिख दें या कॉल से एरियर लिख दें, टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल। शेयर फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, इसका मतलब फाइनल कॉल होनी होगी इसके बाद। क्वेश्चन में आप नोटिस करिए उसने क्या बोला कि भाई 100 का शेयर है, फर्स्ट कॉल 25 की और अलॉटमेंट 45 की नहीं थी। अलॉटमेंट जो है 45 की, तो अलॉटमेंट के पीछे आ जाएगा जी 45 अनपेड है। फर्स्ट कॉल कितना है जी 25 है। इस जगह पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है बात ध्यान देनी कि हमेशा फुल वैल्यू नहीं लिखनी है। किस स्टेज पे कैंसिल किया गया वो स्टेज, वहां तक कितने पैसे मांग चुके हो वो आपने कैंसिल करने हैं। तो क्वेश्चन में गिवन था भाई कि 90 कॉल्ड अप, 90 रुपीज यहां आएंगे। तो इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये इस तरीके से निकल के आता है। मैं अगर इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये इस तरीके से आएगा। देखिए आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो रीइश्यू वाले पार्ट पे और फॉरफीचर पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। जहां पे भी कोई प्रॉब्लम होगी वो आपने पूछनी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है। देखो उसने बोला जी अलॉटमेंट पे 45 रुपीज है, और ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। फिर उसने बोला जी फर्स्ट कॉल के ऊपर 25 है, और यहां पर उसने क्या किया है, इसके बाद यहां पर उसने इनको फॉरफिट कर दिया है। इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया। तो जब फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिया है और इस समय तक उसने बोला है कि हमने 90 रुपीज मांगे हुए हैं, तो यहाँ पे 4 + 2 7 और 8, यानी कि यहाँ पर कितने थे 10। और ये मैं अपना ऐसी कैलकुलेशंस करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर कितना है 10, यानी कि 10 45 25 10 इस तरीके से जो है शेयर पेबल था। उसने ये पे कर दिया, उसने ये नहीं पे किया, उसने ये नहीं पे किया, और इसके बाद उन्होंने शेयर फॉरफिट कर दिए। अब देखो फॉरफिट जब कर दिए तो फॉरफीचर की एंट्री तो हम जो पास कर लें पहले, चलिए फिर हम आगे बात करते हैं, रीइश्यू की में बात करते हैं, पहले फॉरफिट करें। तो इस समय 90 में से कितना कॉल हो चुका है, 4 + 2 6 7, ये 20 होगा। आप कैलकुलेशन है 4 2 6 7, इट इज 20, ठीक है। 90 तभी होगा ना, 45 एंड 25, 4 + 2 6 और 2 8 और 9 10 का कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने कितने शेयर कैंसिल किए हैं जी 400। तो 400 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं फॉरफीचर की एंट्री करूं फिर रीइश्यू पे आता हूं, इनटू 400 कर दो आप। तो 400 × 90 ये हो जाएगा आपका 36,000, ये हो जाएगा आपका 8,000, ये हो जाएगा आपका 45 और ये 18,000, और ये हो जाएगा आपका 10,000। तो फॉरफीचर की एंट्री तो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी थी और याद भी आ गई होगी, अगर थोड़ा भूल गए तो। अब हम रीइश्यू जब करेंगे तो मैं रीइश्यू की जो बात अब अलग से जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये इस जगह तक 90 कॉल्ड अप है, तो कंपनी जब बेचेगी तो वो 90 वैल्यू की भी बेच सकती है और 100 वाली वैल्यू का भी बेच सकती है, फुल्ली पेड अप भी बेच सकती है। अब अगर यहाँ पर हमने रीइश्यू कर दिया है, इसी जगह पे हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो जब हम रीइश्यू कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है बात ध्यान देनी कि 90 वैल्यू का शेयर बेच रहे हैं कि 100 वैल्यू वाला। देखिए अगर हमने ये बोला कि ये शेयर बेच दिया 90 वैल्यू का, तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद फाइनल कॉल फिर होगी, और जब फाइनल कॉल सबसे मांगी जाएगी तो इन भाई साहब को भी देनी पड़ेगी जो नए शेयर होल्डर है।
और अगर हमने इनको बोल दिया जी आपको हमने फुल्ली पेड अप शेयर दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि आप जाइए, अब आपके फाइनल कॉल का भी अमाउंट हमारे पास आ गया, अब बाकियों से फाइनल कॉल तो लेंगे, आपसे फाइनल कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि हमने इसी पैसे के अंदर आपका फाइनल कॉल का पैसा भी एडजस्ट कर दिया। तो ये कैसे पता चलता है कि कितना कॉल्ड अप है? ये क्वेश्चन में दिया होता है, और जैसे कि यहाँ की मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 80 पर शेयर, 90 कॉल्ड अप, यानी कि 90 वैल्यू का शेयर 80 रुपीज में बेचा जा रहा है, 90 वैल्यू का है, और जो 10 रुपीज की जो फाइनल कॉल है वो बाद में शेयर होल्डर को देनी पड़ेगी। अगर यहीं पे लिख दिया होता है जी फुल्ली कॉल्ड अप है, तो उसका मतलब 100 वैल्यू वाला शेयर उसको 80 में दे दिया गया, और तब उसको फाइनल कॉल नहीं देनी पड़ती। और दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे 90 कॉल्ड अप की जगह पर जो है, ये तो पहला क्वेश्चन था तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से टाइप कराया गया। जो भाषा जो यहाँ पर होती है वो अक्सर ये होती है 90 पेड अप वर्ड यूज होता है यहाँ पर। यहाँ पर अगर जो लैंग्वेज आगे मिलेगी वो ये लिखी होगी, These shares were reissued at the rate of 80 per share, 90 paid up। 90 paid up का मतलब क्या है कि 90 वैल्यू का, 90 मूल्य का जो शेयर है वो 80 में दिया जा रहा है, और बचा हुआ पैसा आपको देना है। तो मैं बार बार जो आपको एम्फेसिस दे रहा हूँ वो इस बात पे दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने शेयर कैपिटल का अमाउंट स्टार लगाया, इसी तरह से इस समय भी जब हम शेयर बेच रहे होंगे, रीइश्यू कर रहे होंगे, तो यहाँ पर भी वैल्यू उसकी सही आनी चाहिए, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हमारी रीइश्यू की एंट्री है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये डे 1 में थी और ये बेस एंट्री है। देखिए कितनी वैल्यू का शेयर आप दे रहे हैं यहाँ पर, जिसके लिए कॉल्ड अप वैल्यू वर्ड यूज करते हैं, कॉल्ड अप वर्ड यूज कर रहे थे हम पहले, और इस जगह पर अब जो है कॉमन लैंग्वेज होती है जी, वो बोलते हैं पेड अप। पेड अप कितना है तो वो क्वेश्चन में दिया होता है, ये है 90 पेड अप वैल्यू, यानी कि 90 रुपए वैल्यू वाला शेयर जो था, जिसमें भी फाइनल कॉल नहीं मांगी गई है, वो हमने 80 में बेच दिया। तो भाई यहाँ पे 10 रुपए का आपका लॉस हो गया। ये लॉस कवर करने के लिए कोई भी और स्थान नहीं है हमारे पास, ये लॉस कवर करने के लिए इस अकाउंट से ही पैसा निकल के यहाँ जाएगा, फॉरफीचर से। तो अब हमने क्या करना है, इससे पैसा ट्रांसफर करना है। तो इससे जब हमने पैसा ट्रांसफर करना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। किससे पैसा निकाल रहे हैं हम, फॉरफीचर अकाउंट से। कितने शेयर्स बेच रहे हैं हम, यहाँ पर हम बेच रहे हैं जी 400 शेयर्स, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 400, तो 400 इंटू 10 4000 रुपीज, 400 इंटू 8 32,000 रुपीज, 400 इंटू 90 36,000 रुपीज। और आपको याद ही है कि जैसे ही हमने रीइश्यू किया उसके बाद जो बच गया पैसा वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जब हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो जितना बचा हुआ देखिए कितना है आपके पास इस समय फॉरफीचर अकाउंट में, शुरू में 8,000 रुपीज थे, ये आपका प्रॉफिट था। इस 8,000 में से 4,000 रुपए आपने घाटा खा लिया उन शेयर्स को री इश्यू करते समय। अब हमारे पास कितने पैसे बचे हुए हैं, 8,000 में से 4,000 यूज हो चुके हैं, अब बचे हमारे पास 4,000। जो भी 4,000 है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उसको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी अगली एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट होगा इसका 4,000। कैसे आया 4,000, ये ऊपर वाला 4,000 नहीं है, 8,000 टोटल था, वो जाना था, 8 में से लॉस रास्ते में आ गया, रास्ते का लॉस हटा करके जो बचा है वो 4,000 आगे ट्रांसफर किया। तो इस तरीके से ये हमारा जो है 4,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो यहाँ पर आना है आपका। तो आपने जो मैं बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो बार बार एम्फेसिस है मेरा, वो इस बात पे मैसेज है कि इस जगह पर आपने जब कैपिटल का अमाउंट लिखना है तो कैपिटल का अमाउंट में कॉल्ड अप या पेड अप वैल्यू को चेक करना है। वो या तो वर्ड यूज करते हैं कॉल्ड अप या फिर वर्ड यूज करते हैं पेड अप। तो क्या कॉल्ड अप है क्या पेड अप है, ये दोनों एंट्रीज में फॉरफीचर इशू।
और देखिए इस तरह के जो जो 3 एंट्रीज का सेट है, इन 3 एंट्रीज का सेट का भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपका। और बड़ा क्वेश्चन जो कंप्लीट है, जिसके अंदर एप्लीकेशन से लेके आखिरी तक आप चलेंगे, वो सारा पार्ट तो होगा ही होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम इसमें। सौरभ लिमिटेड फॉरफिटेड 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच due to default in the payment of final call of 20 and allotment money of 30, including premium ₹5. Shares are fully called up and these shares were reissued at the rate of 92 per share. देखिए हमने यहाँ पर शेयर्स जो फॉरफिट करने हैं वो प्रीमियम वाले शेयर्स हैं। प्रीमियम वाले शेयर्स के लिए आपको याद करा दूं मैं कि सबसे पहले ये चेक करना होता है, एंट्री अलग अलग होती हैं, एंट्री में चेंज होता है थोड़ा सा। अगर ये सबसे पहले क्या चेक करोगे कि उसने प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया है। अगर वो प्रीमियम दे चुका है तो अलग एंट्री, अगर प्रीमियम नहीं दिए तो अलग एंट्री है। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि 2000 शेयर्स को हम कैंसिल कर रहे हैं, फाइनल कॉल 20 रुपीज की है, उसमें अलॉटमेंट मनी उसके बाद 30 रुपीज की है, जिसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। उसने ना तो फाइनल कॉल दी ना उसने अलॉटमेंट मनी दी। अब हमारी शुरुआत कहां से होगी? हमारी शुरुआत होती है इस जगह से कि उसने प्रीमियम का पैसा दिया कि नहीं दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है और उसमें प्रीमियम भी था इंक्लूडेड, यानी कि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया, यानी कि प्रीमियम उसने नहीं दिया है। तो फिर इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल हमारी एंट्री होती थी, उस एंट्री के अंदर हमें प्रीमियम अकाउंट को भी कैंसिल करना पड़ेगा। उसका जो प्रीमियम अकाउंट हमने ड्यू करके रखा हुआ है वो अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि उसके अब हम शेयर्स कैंसिल करने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है कि जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो उसमें प्रीमियम को भी कैंसिल करना है। अब हम इसके फॉरफीचर की एंट्री पे आते हैं और कैसे एंट्री पास करनी है ये चलते हैं। शेयर को कैंसिल करना है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा भाई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, जो पैसा जब्त करना है वो तो हमने फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्या क्या नहीं दिया उसने? शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट। और उसने क्या नहीं दिया है? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह थी कि प्रीमियम दिया कि नहीं दिया। अगर प्रीमियम दे दिया है, प्रीमियम मिल गया है, प्रीमियम अकाउंट क्लोज हो गया, उस पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 वो उस पर अप्लाई हो गया। हम उस प्रीमियम के पैसे को कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, हम उस प्रीमियम के पैसे को कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उस प्रीमियम के पैसे को हम छोड़ देते हैं, उस प्रीमियम अकाउंट को कहीं पे भी नहीं लिखते। पर इस आदमी ने यहाँ पे प्रीमियम नहीं दिया। जब इसने प्रीमियम नहीं दिया है तो इसका प्रीमियम अकाउंट ओपन पड़ा हुआ है, वहां पे ड्यू पड़ा हुआ है, रिसीव नहीं हुआ है। अब उसके प्रीमियम अकाउंट को क्लोज करना है। याद करें पुरानी एंट्रीज में आपने हमेशा प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था। उस समय आप क्रेडिट इसलिए करते हो, आप डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स का रूल यूज करते हो, उसको क्रेडिट में लिखते हो। आज वो प्रीमियम अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा तो उस प्रीमियम अकाउंट को हमें कैंसिल करना है, क्लोज करना है। तो जो चीज पहले क्रेडिट है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, और जो चीज डेबिट है उसको रिवर्ट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्योंकि शेयर प्रीमियम अकाउंट पहले क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था, इसलिए हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। शेयर प्रीमियम का नाम बदल चुके हैं, अब हम उसको शेयर प्रीमियम नहीं कहते, हम उसको कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री बन के आएगी। अब देखिए यहां पर क्या बोलते हैं कि 100 रुपीज का शेयर है, और शेयर के बाद में उसने ये भी क्लियर कर दिया, ठीक है, शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, यहां भी लिख दिया। और एक बात और भी पता चल रही थी कि लिखा हुआ ड्यू टू डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 20,
तो फाइनल कॉल हो गई, इसका मतलब फुल्ली कॉल्ड अप है। यहाँ से भी पता चलता है, जरूरी नहीं कि लिख के ही दिया जाए शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है कि नहीं, ये कैसे पता करना है। तो ऊपर से भी पता चल रहा है, यहाँ से भी। तो शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, इसलिए हम क्या करेंगे, शेयर का जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 रुपीज। प्रीमियम हमें कैंसिल करना है 5 रुपीज। और अभी आपने पढ़ा ही था कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 20 रुपीज नहीं दिए। तो यहाँ पर आता है आपका कॉल्ड अप अमाउंट, यहाँ पर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इस जगह पे आता है फॉरफीचर में पेड अमाउंट। और अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, देखिए अलॉटमेंट का नहीं दिया उसने 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 रुपीज यहाँ के नहीं दिए। यानी कि टोटल हमने 105 मांगे थे, 100 और 5 मिला के 105, जिसमें से 50 रुपीज नहीं दिए, यानी कि वो दे चुका है 55 रुपीज। जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपने कैंसिल करने हैं। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात ये होती है कि ये नहीं कि पूरी कंपनी के शेयर कैंसिल करते हैं। जो डिफॉल्टर है, जो स्पेसिफिकली जो आदमी शेयर का पेमेंट नहीं कर रहा, उसके शेयर से के जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2000 ऐसे शेयर्स थे, फॉरफिटेड 2000 शेयर्स, तो 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। आपको ये चाहे तो आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो 2000 इंटू 5 10,000, 2000 इंटू 100 2 लाख रुपीज, 1,10,000 रुपीज, 60,000 रुपीज एंड 40,000 रुपीज। ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री। अब हमें रीइश्यू करना है। रीइश्यू की एंट्री पहले बेस एंट्री में लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और लॉस अगर हो रहा है तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। अब आपको एक बात समझानी है। देखिए, कंपनी एक्ट में ये बात क्लैरिफाई नहीं करी गई है, ये बात स्पेसिफिकली नहीं कही गई है कि आप अगर प्रीमियम वाले शेयर्स हैं तो उनको प्रीमियम पे ही बेचें। ऐसा जरूरी नहीं कि उनको हम प्रीमियम पे बेचें, ये कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल, कंपनी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो प्रीमियम ले, कंपनी चाहे तो प्रीमियम ना ले उसमें। तो हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम उनको जब रीइश्यू कर रहे होते हैं तो उनको हम प्रीमियम पे नहीं बेचते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला। हमें इस बात के लिए ध्यान देने की, अब प्रीमियम को फिर से रीस्टेट किया जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं लिखा हुआ है या कुछ भी नहीं कहा गया। तो इसलिए जो राइटर्स हैं वो या जो भी लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, वो क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली रीइश्यू करते हैं। तो हम लोग अब प्रीमियम को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। इससे बिल्कुल इस तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रीमियम जो है वहां पर नहीं मिला है। देखिए, उसमें कुछ लिखा ही नहीं गया है कि प्रीमियम पे बेचने के नहीं बेचने, उसके लिए उन्होंने बोला आप रीइश्यू कर सकते हो, दैट्स इट। तो हमने सीधा रीइश्यू कर दिया। और चूंकि प्रीमियम एक बार जो अकाउंट क्लोज हो गया, उसमें सेक्शन 52 अप्लाई हो गया, तो अब जो हो गया वहां पर उसके बाद उस अकाउंट को अलग रख दिया जाता है और इस अकाउंट को अलग से ट्रीट किया जाता है। तो आगे देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि these shares were reissued at the rate of 92 पर शेयर। तो ये शेयर जो थे फुल्ली कॉल्ड अप हैं, तो कोई बीच वाला पार्ट है ही नहीं। कितने में बेच दिया? 92 में बेच दिया। लॉस कितना हो गया? 8 रुपीज का लॉस हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सारे के सारे बेच दिए गए। 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार ये जितने फॉरफिट कर रहे हैं उतने ही बेच रहे हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि पूरे शेयर्स जो हैं हमारे वो नहीं बिक रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ जैसे 2000 कैंसिल किए तो 500 किसी को बेच दिए, 800 किसी को बेच दिए और 700 किसी को बेच दिए। मतलब अलग अलग पार्ट में भी बेचते हैं। तो जितनी बार आप बेच रहे होंगे उतनी बार आपको 2 एंट्रियां पास करनी पड़ेंगी रीइश्यू के लिए। 500 अगर आपने अलग बेचे हैं तो 500 की अलग होगी एंट्री, तब आपको एंट्री वही पास करनी है। और वहां पर क्या है कि जब आप यहाँ पर 2000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब आप 500 ही शेयर इसमें से बेच रहे होते हो तो 500 से मल्टीप्लाई करोगे। वो बोलते हैं जी इसमें से 800 शेयर्स बेच दीजिए, तो हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। टोटल आपके शेयर्स थे 2 लाख रुपीस के, 2000 into 100 और अमाउंट ऑफ लॉस यहाँ पर है हमारा 16,000 रुपीस और यहां पर आ जाएंगे आपके 1,84,000 रुपीस। इसके बाद अब हमारे पास जो पैसे बच रहे हैं वो हमने ट्रांसफर कर देने हैं। कहां पर ट्रांसफर कर देने हैं? जो उसकी सही जगह है। सही जगह कौन सी है? उसके कैपिटल रिजर्व। क्यों कैपिटल रिजर्व? क्योंकि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो टू कैपिटल रिजर्व कितने पैसे थे हमारे पास? देखिए ऊपर 1,10,000 रुपीज, ये हमारे पास प्रॉफिट आया पड़ा, ये हमने उसके जब्त किए हुए पैसे। 1,10,000 में से यूज कितना हो गया? 16,000। बच कितना गया? 94,000। जो बच गया 94,000 वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 1,10,000 था, 1,10,000 में से हमने 16,000 ये घाटा कवर करने में यूज कर लिया और इसके बाद जो है हमारे पास जो बच गया वो हमने रिजर्व में डाल दिया। अगर कुछ भी घाटा नहीं होता तो पूरा 1,10,000 रिजर्व में डाल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि जब हम रीइश्यू कर रहे होंगे तो उसमें जरूरी नहीं कि प्रीमियम वाले क्वेश्चन पे प्रीमियम लिया जाए, इट इज ऑप्शनल। ठीक है। हालांकि कुछ एक राइटर्स जो कि बहुत रेयर हैं और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन किए हुए मिलेंगे, वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई ऐसा करते हैं कि अगर पैसा पड़ा हुआ है तो प्रीमियम अकाउंट में डाल दो। अब यहाँ पर तो काफी पैसे पड़े हुए थे, देखिए 94,000 रुपीज का प्रॉफिट पड़ा हुआ था। तो ऐसे में वो क्या कहते हैं कि इसका प्रीमियम का अमाउंट कितना था, ये प्रीमियम का अमाउंट रीइंस्टेट कर दो। जैसे कि प्रीमियम 10,000 रुपीज का था तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर आप प्रीमियम को रीइंस्टेट कर सकते हो आप। तो ऐसे में मैं आपको समझा भी देता हूँ कि इस एंट्री में वो क्या कहते हैं कि कैसे कर लेना चाहिए, बट हम जो है इसको नॉर्मल वे से ही करेंगे जैसे करते हैं, फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। यही एंट्री जो है हमारी जो रीइश्यू करने की एंट्री थी वो थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रीइश्यू करने की एंट्री। फिर जो घाटा होता है वो तो हम फॉरफीचर अकाउंट से ले लेते हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट से हम लोगों ने डेबिट कर लेना है। वो बोलते हैं कि अगर पैसे पड़े हुए हैं तो प्रीमियम भी ले लो आप, इसमें से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट कर दो आप। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे पड़े, देखिए 94,000 रुपीज का बचा पड़ा, तो उनका यहाँ पर क्या चेंज कर देते हैं, वो प्रीमियम का पैसा कितना लेना था 10,000 बोलते हैं, वो 10,000 ले लो आप। और शेयर कैपिटल का कितना था जी? 2 लाख था वहां पर। और बैंक में कितना आ रहा है? बैंक में तो उतना ही आएगा 1,84,000। और यहां से शेयर फॉरफीचर से निकाल लो और 26,000। 16,000 की जगह पर वो बोलते हैं 26 निकाल के 10,000 जो है वो प्रीमियम भी रीइंस्टेट कर दो। उनका ये लॉजिक है कि प्रीमियम वाले शेयर्स हैं, प्रीमियम वाली कैटेगरी है, तो प्रीमियम को रीइंस्टेट कर दिया जाए। रीइंस्टेट मतलब यथास्थिति पे वैसी उसी स्टेज पे ले आए। तो इसी एंट्री में वो यहाँ पे प्रीमियम लिखने को बोलते हैं। और इसके बाद क्या है, जो रिजर्व आएगा फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो आपका चेंज हो जाएगा, वो 94,000 की जगह पर 84,000 होगा। तो अब देखिए आप बोलेंगे सर ये 2 ऑप्शन क्यों हो रहे हैं? 2 ऑप्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पे कंपनी एक्ट साइलेंट है। जब कंपनी एक्ट साइलेंट है तो हम जैसे जो वाइजली लगेगा डायरेक्टर्स को, जो जैसे वो डायरेक्टर्स लोग एडवाइस करेंगे उस हिसाब से कर लेंगे।
अब आप बोलते हो हमें कैसा करना चाहिए, तो आपको जैसे करना चाहिए वो आपको पहले वाले पार्ट में ही बता देगा कि आपको रीस्टेट प्रीमियम नहीं करना चाहिए, आपको जो है उसी तरीके से कर लेना चाहिए। सीबीएसई वालों में तो रीस्टेट करने से मना किया गया है, और जो है आईएससी वाले बोर्ड में मैं एक बार सर्कुलर फिर से चेक कर लूंगा, अगर बताते हैं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर इसके भी और इसके दोनों के से बता देता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से वो भी नहीं कहा गया है उसमें। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो बताएं मेरे को। अमित जी कोई डाउट? नो सर। आपके डिस्काउंट वाली बात का जो क्वेश्चन आपने शुरू की क्लास में पूछा था वो क्लियर हो गया कि नहीं? मेरे को लगता है आप आज आप लॉग आउट हो गए थे बीच में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो वो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नो सर। यस सर, वो क्लियर है सर। क्लियर है ना? मैं एक बार फिर से Yes. सबको याद कराता हूँ कि असल में हम यहाँ पर जब बेच रहे हैं तो घाटा हो रहा है, तो घाटे के लिए डिस्काउंटेड वर्ड यूज कर देते हैं, घाटे पे ही बेचते हैं क्योंकि थोड़ा सा लॉट है यार, किसी को भी बेच दिए, चलो खत्म करो यार, कैंसिल हो क्या है, पैसा पड़ा हुआ है, फॉरफिट किया हुआ है पैसा, तो ऐसे रीइश्यू कर दिए जाते हैं। वो अलग से पूरा प्रॉपर वे में पूरा जैसे लार्ज स्केल पे इशू होता है वैसे तो हो नहीं रहा होता, थोड़े बहुत शेयर पड़े होते हैं गिने चुने कुछ एक लोगों के, वो बेचने होते हैं हमें। तो जैसे हम कह लें कि सेकंड हैंड टाइप की बात डीलिंग जो होती है उस टाइप से इसकी डीलिंग हो रही होती है। तो ये जब घाटे पे बेच रहे हैं तो घाटा है, वहां पर वो वर्ड यूज करेंगे। और स्पेशली एक क्वेश्चन मैंने इस शीट में लास्ट में आपका एक ऐसा डाला, उसमें लैंग्वेज लिखी है डिस्काउंटेड वर्ड, सिर्फ जस्ट ये बात क्लियर करने के लिए कि ये मत सोच लीजिएगा कि डिस्काउंट पे हम बेच रहे हैं। वो डिस्काउंटेड वर्ड, डिस्काउंट एक इंग्लिश की भाषा का जो शब्द है वो कि इतने कम पे हम बेच रहे हैं, वो बात कहना चाहते हैं। अभी देखिए इसमें जो आज के मेरे क्लास का जो एम्फेसिस है, बार बार एम्फेसिस है, वो इस बात का है कि आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो आपका अमाउंट है शेयर कैपिटल का इस जगह पे और री इश्यू करते समय यहाँ पर बहुत गलती होने के चांसेस होते हैं। वही देखना है हमें कि वो कितना कॉल्ड अप है, और यहाँ पर हम कॉल्ड अप की जगह पर रीइश्यू करते समय पेड अप वर्ड भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर हमने जितने शेयर्स फॉरफिट किए उतने ही रीइश्यू किए, फिर जितने फॉरफिट किए उतने ही रीइश्यू किए। अब जो अगली स्टेज में क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या है कि जितने हम फॉरफिट कर रहे होते हैं उतने रीइश्यू नहीं करते, उससे हम कुछ कम शेयर रीइश्यू कर रहे होते हैं। तो जब हम कम शेयर रीइश्यू कर रहे होते हैं तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ पर वो रीइश्यू करते समय कम से मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहीं पे एग्जांपल हम लेके बता रहे थे कि 2000 शेयर्स हमने फॉरफिट किए इस जगह पे, अब बेच रहे हैं तो उन्होंने बोला कि 800 एक बार में बेचे और 1200 एक बार में बेचे, तो ये जो दो एंट्रियां वो 2 बार होंगी, एक बार 800 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी, फिर 2 एंट्रियां दोबारा से होंगी 1200 से मल्टीप्लाई करके। जब 2 बार में बेच रहे होंगे तो 2 बार की एंट्री पास करनी पर पेयर में एंट्री। तो इसमें थोड़ा सा कुछ एक पॉइंट और समझने होते हैं जो कि मुझे लगता है कि अभी मैं बताऊंगा तो जल्दी में वो एक्सप्लेन मैं उतने बेहतर तरीके से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ, और अगली क्लास में आपका फॉरफीचर इश्यू कंप्लीट हो जाएगा।